अच्छा जी, हो गया होमवर्क, सही है। और मैच हुई, बैलेंस शीट मैच हुई। मैच भी हो गई, क्या बात है। तो फिर एक काम हम ऐसे करें, डायरेक्ट सॉल्यूशन चेक कर लें बजाय इसके कि मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊं पूरा। स्टीवन जी है ना, 210840 यस। सोफिया स्टीवन जी, हाँ भाई। सर मेरी जो बैलेंस शीट है वो मैच हो रही है 210840 पे, ऐसे ही है सबके साथ अभी। अरे बता दो यार। अच्छा, प्रॉफिट जो हमने निकाला है वो निकाला है 46740 का, सबका सेम प्रॉफिट निकला। इस तरीके की शक्ल आई है प्रॉफिट एंड लॉस की। सही है, बेहतरीन हो गया सर। अच्छा जी, तो हम एक ज़रा छोटा सा चेंज करते हैं सवाल में, ठीक है। सवाल में मैं चेंज क्या कर रहा हूँ। अच्छा, ये एडजस्टिंग एंट्रीज आप लोगों ने सबने अपने पास पास करी हुई है ना इसी तरीके से, तो सबको नंबर्स पता है क्या क्या डेबिट हो रहे हैं क्या क्या क्रेडिट हो रहे हैं। तो सर सवाल में एक जो नई नई चीज़ आपसे पूछी जा सकती है, दैट विल बी, या चलो उससे उसको पूछने से पहले मुझे बताओ, हमने पढ़ा है कि ट्रायल बैलेंस के दो टाइप्स होते हैं ना, जब हम लोग ने ये वाला चैप्टर शुरू किया था, कि सर एक होता है प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस जिसको हम नाम देते थे अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा हमने पढ़ा था पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस जिसको नाम दिया था हमने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। सही। क्या डिफरेंस होता था सर इन दोनों में, कि सर सिंपली प्री अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में जो ईयर एंड की एडजस्टमेंट्स हैं, जैसे डेप्रिसिएशन, जैसे एनआरवी लॉस, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, और जैसे अक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट्स, एडवांस और इंडेंट, ये सारी एडजस्टमेंट्स पास नहीं हुई होती। जब मैं ये एडजस्टमेंट्स पास कर लेता हूँ तो मेरे पास एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बन के आता है, जिससे मैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के काबिल होता हूँ। ये की डिफरेंस है दोनों में। तो सर सवाल में जो आपको हमने डिसाइड किया था, जो भी सवाल में आपको वो दिया जाएगा ट्रायल बैलेंस, दैट विल ऑलवेज बी अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, उसके अंदर आपने कुछ एडजस्टमेंट्स पास करनी होंगी। तो सर एक रिक्वायरमेंट आपसे पूछी जा सकती है कि प्रिपेयर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, कि भाई अनएडजस्टेड तो आपको दिया हुआ है, एडजस्टेड बना के दीजिए। सर इंतहाई आसान तरीका, इंतहाई आसान रिक्वायरमेंट, आप लोगों ने एडजस्टमेंट्स पास करना सीखी हुई, डबल एंट्रीज पास करना आपने सीखी हुई है, ठीक है। क्या करना है आपने, सबसे पहला काम तो सर जो ट्रायल बैलेंस बना हुआ है ना वो दोबारा से कॉपी करना है। तो बहुत सारा ट्रायल बैलेंस मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा अभी, एक मिनट। या एक काम करते हैं, चलो लिख ही लेते हैं पूरा। सर मेरे पास एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में जो चीज़ें आ रही हैं वो आ रही हैं, पर्टिकुलर्स का एक कॉलम आएगा, सही है। फिर उसके बाद मेरे पास आएगा डेबिट और क्रेडिट। सही, आपने क्या किया, जो आपके ट्रायल बैलेंस गिवन था वो सीधा सीधा रिप्रोड्यूस कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में आपने एक कॉलम बनाया एडजस्टमेंट्स का, इसमें भी डेबिट क्रेडिट। और सर जब ये एडजस्टमेंट्स आपने पास कर ली, मैं एक काम करता हूँ थोड़ी ढंग की लाइनें बना लेता हूँ। सर ये आ गया आपके पास अनएडजस्टेड, इसके अंदर एडजस्टमेंट्स पास करी तो आपके पास क्या आ जाएगा, एडजस्टेड। इसमें भी वही डेबिट और वही क्रेडिट। अब नेक्स्ट स्टेप, सर जितना आपके पास ट्रायल बैलेंस गिवन है वो पूरा का पूरा रिप्रोड्यूस कर दो। लैंड एंड बिल्डिंग है, इक्विपमेंट है, तो लैंड एंड बिल्डिंग इक्विपमेंट। और क्या है भाई आपके पास, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, दोनों के ऊपर अलग अलग, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, लैंड एंड बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट।
फिर उसके बाद है परचेज रेवेन्यू, इन्वेंट्री, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड, परचेज रेवेन्यू, इन्वेंट्री, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड, और इसके अलावा रिटर्न आउटवर्ड वेजेस, बैड डेट्स, लोन इंटरेस्ट, रिटर्न आउटवर्ड, हाँ हाँ मैं बता रहा हूँ आयरा, सब बता रहा हूँ, रिटर्न आउटवर्ड वेजेस, बैड डेट्स, और क्या था, वेजेस एंड सैलरीज, बैड डेट, लोन इंटरेस्ट, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस, और इसके अलावा है आपके पास ट्रेड पेबल, ट्रेड रिसीवेबल, कैश बैंक, तो अकाउंट्स पेबल, अकाउंट्स रिसीवेबल, कैश बैंक, ड्राइंग्स, अलाउंस, लोन, अरे भाई इतना सारा, ड्राइंग्स, अलाउंस, लोन, और फाइनली कैपिटल। सर पहला काम आपने क्या किया, जितनी आपके पास ट्रायल बैलेंस में लाइन आइटम्स आ रहे थे आपने वो सारे सिंपली लिस्ट डाउन कर दिए, और उनके साथ ही साथ बैलेंस भी लिखना शुरू कर दिए। अब एक 20, अच्छा मैं रुपीज़ इन थाउजेंड में काम कर रहा हूँ, तो 120,000, 80,000, फिर क्या है आपके पास 20, 38, 250, 20, 38, 250, फिर 4025018, अगर कोई गलत नंबर लिख दूँ तो बता देना भाई, 18, नहीं 50 और 18, ठीक है, 50, 18, फिर उसके बाद क्या है हमारे पास 4,800, 15,000, अच्छा 15,000 उस तरफ है, 61,800, हाँ सही है 61,800, और क्या है भाई 4,600, 2,100, ये भाई कितना लिखवा रहे हो यार तुम लोग, 17,700, 36,000, फिर उसके बाद 38, 3, 13, 38,300, 1,300, 24,500, फिर उसके बाद है 30,000 और 121,300, अल्लाह तेरा शुक्र, क्यों ना भूल गया नंबर, 30 और 121,300। सर पहला स्टेप आपने क्या किया, उर्दू ज़बान में आपने पूरा का पूरा ट्रायल बैलेंस रिप्रोड्यूस कर दिया, सही है, जितना आपको बैलेंस गिवन था, जैसे जैसे नंबर, लाइन आइटम वगैरह जो कुछ गिवन थे सारे के सारे रिप्रोड्यूस कर दिए, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में सर आपने कुछ एडजस्टिंग एंट्रीज पास की हुई थी, मैं वो एडजस्टिंग एंट्रीज यहाँ पे उठा के लाता हूँ, बस यही 4 एडजस्टिंग एंट्रीज थी, कॉपी, और ये आ गई एडजस्टिंग एंट्रीज आपकी, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, सर गैस आपने कर ही लिया होगा कि सिंपल जो जो एडजस्टमेंट है वो ट्रायल बैलेंस में पार्क करते जाओ, ऐसा ही है। जैसे फॉर एग्जांपल सर पहली एडजस्टमेंट आपको नज़र आ रही है कि सैलरीज एंड वेजेस डेबिट हो रहा है, तो मैं सैलरीज एंड, अच्छा कितने से डेबिट हो रहा है सर, 800 रुपये से डेबिट हो रहा है, तो सैलरीज एंड वेजेस ये लिखा हुआ आया मुझे, एक मिनट इसमें लाइनें कंप्लीट कर लेते हैं चलो पहले,
फुल, हाँ भाई सैलरीज एंड वेजेस में मैं गया, मैंने बोला 800 रुपये से डेबिट हो रहा था, तो डेबिट के कॉलम में ले जाके मैंने 800 रुपये रख दिया, सिंपल। ठीक है, फिर इसी तरीके से अगली चीज़ क्या, अच्छा जो होता जा रहा है मैं उसको चलो टिक करते जा रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया। फिर अक्रूड लायबिलिटीज़ क्रेडिट हो रही है 800 रुपये से। सर अक्रूड लायबिलिटीज़ नाम की कोई चीज़ हमारे पास एग्जिस्ट नहीं कर रही, नहीं कर रही तो क्रिएट कर दो, कोई मसला नहीं। मैंने बोला भाई अक्रूड लायबिलिटीज़ का एक लेजर बना लेते हैं हम। वैसे वो हमारे पास ज़ीरो बैलेंस में था, लाइबिलिटी है, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे आता तो ज़ीरो था, लेकिन अब इसके अंदर एक एडजस्टमेंट आई है जिसमें क्रेडिट हुआ है 800 रुपये से, तो मैंने 800 रुपये क्रेडिट साइड पे लिख दिया। ठीक हो गया, ये भी हो गया। फिर उसके बाद अगली चीज़ है मेरे पास प्रीपेड एक्सपेंस 300 रुपये से। सर प्रीपेड एक्सपेंस का भी कोई लेजर नहीं है मेरे पास, तो बना लेता हूँ। प्रीपेड एक्सपेंस सर एसेट होता है तो ज़ीरो बैलेंस होगा शुरू में, फिर उसके बाद 300 रुपये से डेबिट हुआ था तो मैंने डेबिट कॉलम में ले जाके लिख दिया 300। फिर उसके बाद अगले स्टेप में है सर अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस मेरा क्रेडिट हो रहा है, कितने रुपए से हो रहा है सर 300 रुपये से ही हो रहा है, तो अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहीं पे था मेरे पास, ये आ गया 300 रुपये से क्रेडिट हो रहा है। फिर उसके बाद भाई बेड डेट एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट। सर अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट तो क्रेडिट होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे, ये रहा अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट, कहाँ गया, हाँ ये रहा 260 रुपीज़। हाँ जो अभी हमने कल क्वेश्चन, नहीं ना ये वही वाले क्वेश्चन की बेटा, स्टीवन छी वाला जो क्वेश्चन था, जो होमवर्क दिया था उसी की एंट्रीज हैं सारी, सही है। अच्छा जी अलाउंस मैंने रिकॉर्ड कर लिया, अलाउंस के बाद बेड डेट एक्सपेंस, ये मेरे पास कोई एक्सपेंस ऐसा एग्जिस्ट नहीं कर रहा था तो क्रिएट कर लेता हूँ, तो मैंने बोला भाई एक और एसेट आ गया मेरे एक्सपेंस, सॉरी आ गया बेड डेट एक्सपेंस, 260 रुपये से डेबिट हो रहा था तो 260 रुपये से डेबिट कर दिया। फिर उसके बाद क्या है भाई डेप्रीसिएशन और एक्यूमुलेटेड। सर डेप्रीसिएशन एक्सपेंस का कोई नहीं है मेरे पास लेजर, तो नया क्रिएट कर लेते हैं। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट कितने से, 12,300 रुपये से, और क्रेडिट में मेरे पास कितनी कितनी अमाउंट है 1800 और 10,500, वो ऊपर मुझे मिल गई 1800 और 10,500 यहाँ पे आ गई। बस सिंपली क्या किया है मैंने सर, क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री भी ले आते हैं, चलो आ जाओ। सर क्लोजिंग इन्वेंट्री के लिए आपने सबसे पहली चीज़ तो मुझे ये बताइए कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट करी होगी, कहाँ गई, अरे कहाँ चली गई, ये रहा, हाँ जी बेटा, कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल। अच्छा अब कॉस्ट ऑफ सेल कैलकुलेट करने के लिए आप, अच्छा क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन कितनी है आपको, 42,000 है बस, ठीक है। अब देखो ज़रा ध्यान से देखो इधर, सर आपको जो क्लोजिंग इन्वेंट्री की कहानी करनी है वो होगा किस तरीके से, कि आपने बोला भाई सबसे पहली चीज़ तो मैं ओपनिंग इन्वेंट्री को उठा के कॉस्ट ऑफ सेल में ट्रांसफ़र करूँगा, तो आपकी एंट्री पास होगी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट कितने से, सर गिवन है 50,000 से, तो 50,000 से ये एंट्री पास कर दी। ठीक है, तो आप गए लेजर में, आपने बोला भाई 50,000 से मेरी इन्वेंट्री क्रेडिट हो गई। फिर उसके बाद आपने बोला भाई आखिरी एंट्री में मैं क्या करूँगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्रेडिट करके इन्वेंट्री डेबिट कर दूंगा वापस क्लोजिंग वाली अमाउंट से, इन्वेंट्री डेबिट और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 42,000 से, 42,000 से। जी बेटा पूछिए पूछिए हफ्सा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है सर, सिंपली नंबर्स टोटल करना है, जहाँ पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है वहाँ पे तो मसला ही नहीं है हमारा कोई। सर ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी बेड डेट है, बेड डेट है, ओह सॉरी, तो सर एक काम करता हूँ मैं यहाँ से बेड डेट हटा देता हूँ 260 जो मैंने यहाँ लिखा, 260 वहाँ ऊपर ले जाके डेबिट कर लेते हैं, कहाँ गया ये रहा, इसमें 260 सही है। अच्छा जी सर इन्वेंट्री का अगेन बता दें, इन्वेंट्री को डायरेक्ट नहीं, इन्वेंट्री आप चाहो तो डायरेक्ट लिख लो, चाहो तो आप एडजस्टमेंट के थ्रू पास कर लो। देखो इन्वेंट्री की कहानी हमारी कैसे चलती है पीरियोडिक सिस्टम में, पीरियोडिक सिस्टम में सबसे पहला काम आप क्या करते हो, ओपनिंग इन्वेंट्री को ट्रांसफर करते हो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लेजर में,
सही है। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बढ़ानी होती है ना आपको ओपनिंग इन्वेंट्री से, तो आप एंट्री पास करते हो, इन्वेंट्री क्रेडिट करते हो और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट कर देते हो। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की कैलकुलेशन में परचेजेज आती हैं। आप परचेजेज क्रेडिट करके कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट करते हो, क्योंकि परचेजेज की वजह से भी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बढ़ती हैं। फिर आपका एक बंदा कैलकुलेट करने जाता है कि भाई क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी पड़ी है, वो आपको आके बताता है। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री को आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में से बाहर निकालते हो ना, माइनस कराते हो। तो मेरी एंट्री पास होती है उसके लिए इन्वेंट्री डेबिट और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्रेडिट। सही है, यानी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के बैलेंस को मैंने अपना एक्सपेंस को मैंने अपने कम कर दिया, क्रेडिट कर दिया। तो सर इन्वेंट्री में टोटल मिला के पीरियोडिक सिस्टम में ये दो एंट्रीज पास हो रही होती हैं, एक ओपनिंग की और एक क्लोजिंग की, दैट्स इट। ठीक है, तो अब मैं अगर यहाँ पे टोटलिंग करना शुरू करूँ, अच्छा टोटलिंग कैसे होगी ध्यान से। सर डेबिट में डेबिट ऐड होगा और क्रेडिट लेस होगा। यहाँ पे मैं डेबिट में, ओ ये गलत लिखा, डेबिट में डेबिट ऐड होगा और डेबिट में क्रेडिट लेस होगा। और सर क्रेडिट में डेबिट लेस होगा और क्रेडिट में डेबिट ऐड होगा। क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं सर, यहाँ पे तो कुछ नहीं लिखा ना, तो 120,000 ऐसे ही खाली छोड़ दिया, वैसे ही लिख दिया 80,000। सर मेरे पास अकाउंट रिसीवेबल, ओ सॉरी एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन में 20,000 रुपये का बैलेंस आ रहा है, ठीक है। और फिर उसके बाद 1,800 रुपये से क्रेडिट हो रहा है। तो मैंने देखो क्या लिखा है कि क्रेडिट बैलेंस में क्रेडिट बैलेंस ऐड हो रहा होगा। तो इसका मतलब 20,000 में 1,800 ऐड कर दूँ तो 21,800 लिख दूंगा मैं। सिमिलरली 38,000 में ऐड कर दूँ अगर 30,500, तो मेरे पास आना चाहिए 48,500 आना चाहिए। ये मैं गलत जगह लिख रहा हूँ माशाल्लाह से, 21,800 और 48,500। सही है। परचेजेज में कोई मूवमेंट नहीं हुई तो मैंने वही 250,000 सीधे सीधे छाप दिए। सर रेवेन्यू में कुछ नहीं हुई, सीधा सीधा लिख दिया। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है भाई, जो डेबिट में है वो डेबिट में रखना है, जो क्रेडिट में है वो क्रेडिट में रखना है। फिर उसके बाद सर इन्वेंट्री 50,000 में ऐड करा 42 और माइनस करा 50, तो सर 42,000 ही आएगा। ऐड और माइनस देखो, मुझे ये बताओ सिंपल सी कहानी। सर एसेट्स हमारे डेबिट साइड पे होता है ना, एसेट डेबिट करने बढ़ाने के लिए डेबिट करता हूँ, तो देखो एसेट्स और एक्सपेंसेस को मैं डेबिट करके ऐड कर रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ। और एसेट्स और एक्सपेंसेस जब कम करने होते हैं तो क्रेडिट करता हूँ, तो देखो मैं इनको कम करने के लिए क्रेडिट साइड पे लिख रहा हूँ। ये बेसिकली मैं डेबिट क्रेडिट का रूल ही फॉलो कर रहा हूँ जो हम बचपन से सीखते आ रहे हैं कि सर एसेट और एक्सपेंसेस का नेचर होता है डेबिट। डेबिट नेचर होने का मतलब कि डेबिट जब करूंगा तो वो बढ़ेंगे, क्रेडिट जब करूंगा तो वो कम होंगे। तो सर जितने भी बैलेंसेज आपके पास डेबिट साइड पे लिखे हुए हैं वो सारे या तो एसेट होंगे या फिर एक्सपेंस होंगे, दोनों में से कोई एक चीज़ होंगे। तो जब वो डेबिट हुए हैं एडजस्टमेंट में जाके तो आपने उनके बैलेंस को बढ़ाना है, और जब वो क्रेडिट हुए हैं कहीं आगे एडजस्टमेंट में जाके तो आपने उनके बैलेंस को कम कर देना है। सिमिलरली हमने सीखा है कि लायबिलिटी, कैपिटल और इनकम का नेचर होता है क्रेडिट। क्रेडिट नेचर होने का मतलब कि सर उनको बढ़ाने के लिए क्रेडिट किया जाता है और कम करने के लिए डेबिट किया जाता है। तो सर जो भी आपके पास बैलेंसेस क्रेडिट साइड पे लिखे हुए हैं, जब वो किसी एडजस्टमेंट में जाके क्रेडिट हो रहे हैं तो आप क्या करोगे सर, बढ़ा दोगे इनके बैलेंस को। जैसे ये अक्रूड लायबिलिटी था सर, 0 रुपीज़ का बैलेंस था इसका, ठीक है। फिर एक एडजस्टमेंट आपने पास करी थी, सैलरी एक्सपेंस डेबिट किया था और अक्रूड लायबिलिटी क्रेडिट किया था। सर लायबिलिटी क्रेडिट होने से बढ़ जाती है ना, तो इसके अंदर मैं मुझे 0 में से 800 ऐड कर देना चाहिए, तो यहाँ पे मेरा बैलेंस 800 लिखा होना चाहिए। ये बेसिक डेबिट क्रेडिट प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा हूँ और कोई नई चीज़ यानी हम नहीं पढ़ रहे इसमें, ठीक है। अब बाकी के भी अगर मैं बैलेंसेस टोटल करूँ तो सर यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 18,000। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मेरे पास आ जाएगा 4,800, फिर 15,000। अच्छा यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 8 8 16 होता है तो 62,600। यहाँ पे हो जाएगा 48,60, अगर कोई नंबर गलत लिखूँ तो सही कर दीजिएगा। 2,100, 17,700, 36,000, फिर उसके बाद 38,300, 1,300, 24,000, 500, 30,000, 121, 300, 800, 300 और 12300। हाँ भाई अब बताओ अगर मैंने कोई गलत नंबर लिखा हो। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में 300 क्रेडिट है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में 300,
हाँ 17,000 से, ओ सॉरी 300 का क्रेडिट मिस करके चला गया मैं, तो ये 700 की जगह 400 हो जाएगा ऐसा। और तो कोई मिस्टेक नहीं करी भाई मैंने टोटलिंग करने वगैरह में कुछ में। सही है। और कोई चीज़ है सर? नेक्स्ट स्टेप क्या है सर? नेक्स्ट स्टेप सिंपली टोटलिंग करनी है। डेबिट का टोटल कर लीजिए, क्रेडिट का टोटल कर लीजिए, और आपका तैयार हो गया एक अदद एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। सही है सर। मोर और लेस वही काम करना है आपने जो आप नॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के सवालात में कर रहे थे, वही काम किए थे कि सबसे पहले मैंने तमाम एडजस्टिंग एंट्रीज अपनी पास की होंगी, तमाम एडजस्टिंग एंट्रीज पास की होंगी। फिर उसके बाद आपने एक अदद फॉर्मेट बनाया होगा। फॉर्मेट में क्या किया कि सर पुराना वाला ट्रायल बैलेंस था उसको रिप्रोड्यूस किया, 2 कॉलम एक्स्ट्रा ऐड किया एडजस्टमेंट्स के, और आपके पास एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस आ गया। मज़ेदार बात सर, इंशाल्लाह जब आप फ्यूचर में आके अकाउंट्स बनाओगे ना, बिल्कुल इसी तरीके से काम करते हैं हम लोग भी। इन्वेंट्री वाला दोबारा समझा देता हूँ सर, हम लोग एग्जैक्टली यही तरीके से काम करते हैं कि सर एक ट्रायल बैलेंस रखते हैं अपने सामने जो अनएडजस्टेड होता है, फिर एडजस्टिंग एंट्रीज पास करते रहते हैं धड़ाधड़, एक के बाद एक, एक के बाद एक। अभी तो यहाँ पे तो खैर 4-5 एंट्रीज हैं, असल में 100-150 के करीब एडजस्टिंग एंट्रीज पास हो रही होती हैं। सही। और तमाम एडजस्टिंग एंट्रीज जब हम पास कर लेते हैं तो उनके एडजस्टमेंट्स को, वही डेबिट्स और क्रेडिट्स को ऐसे ही टोटल यहाँ पे लिख रहे होते हैं जितनी भी एडजस्टिंग एंट्रीज पास होती हैं। और फाइनली हमारे पास तो खैर एक्सेल होते हैं, तो प्लस माइनस करके रिजल्ट सारे होते हैं हमारे पास। ये वो काम है जो एक्चुअल में आप लोग करोगे इंशाल्लाह फ्यूचर में आके अकाउंट बनाते टाइम। ठीक है। अच्छा, अब इन्वेंट्री के बारे में देखो, दोबारा से मैं इन्वेंट्री थोड़ा सा मुझे लग रहा है रिवाइज करा देना चाहिए। सर जब आप, हाँ हाँ मैं दोबारा समझा रहा हूँ बेटा, दोबारा देख लो। सर जब मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालते हो, तो आप बोलते हो कि भाई आप क्या करें, ओपनिंग इन्वेंट्री रखें, इसके अंदर आप ऐड करें परचेजेस, इसमें से आप लेस करें परचेज रिटर्न, और इसमें से आप लेस करें क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो आपके पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये बेसिक कैलकुलेशन आप लोग सीख के आए। ठीक है, ये बेसिक फॉर्मूला जो है हम सबको याद है। ठीक है, मैं इन 3-4 चीज़ों को ऐड लेस करूँगा तो मेरे पास रिजल्ट में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगी। सर अब मसला ये है कि हमने अकाउंटिंग में कैलकुलेशन नहीं करनी, हमने अकाउंटिंग में तो डेबिट क्रेडिट सीखना है, डेबिट क्रेडिट एंट्रीज पास करनी है। अच्छा अब मुझे बताओ, जब मैं ईयर एंड पे पहुंचूंगा तो मेरे पास, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में था ट्रायल बैलेंस में था, मेरे पास एक अदर टीबी होगा। सही, मैं यहाँ पे एक छोटा सा टीबी बनाता हूँ। ठीक है। अच्छा इस टीबी में छोटा सा टीबी बना रहा हूँ मैं ताकि ज़्यादा में टाइम ना लगे हमारा इसमें। हाँ भाई, सर इसमें एक अदद मेरे पास इन्वेंट्री का बैलेंस आ रहा होगा। सर अभी अभी हम लोग ने जब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी लास्ट क्लास में जब शुरू किया था, हमने एग्री किया है कि सर अगर आपको परचेजेस का लेजर लिखा हुआ दिख रहा है, अगर आपको परचेजेस का लेजर लिखा हुआ दिख रहा है, दैट मीन्स आप कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं, पीरियोडिक इन्वेंट्री का मेथड फॉलो कर रहे हैं। और ये चीज़ भी साथ ही साथ एग्री करी थी कि सर पीरियोडिक इन्वेंट्री का अगर मेथड है तो इन्वेंट्री का बैलेंस हमेशा ओपनिंग होगा। इस चीज़ पे तो हम सब एग्रीड है। ठीक है, तो ये परचेज रिटर्न आपके पास होगी। सर 2 नंबर्स में और लिख लेता हूँ, लेट से कैपिटल है और लेट से अकाउंट्स पेबल है, ताकि मेरा ट्रायल बैलेंस मैच हो जाए। ठीक है। अच्छा अब मैंने कहा भाई डेबिट और क्रेडिट, मेरा ट्रायल बैलेंस में मुझे इस तरीके की चीज़ें नज़र आएंगी कि इन्वेंट्री में लेट से 500 रुपये पड़े हुए। सही। परचेजेस में 2,000 रुपये पड़े हुए, परचेज रिटर्न में 200 रुपये पड़े हुए। अच्छा कैपिटल मैंने लिख लिया 1,800 का, या चलो 1,900 का, और 400 रुपये। मुझे बताओ ट्रायल बैलेंस मैच है मेरा? ट्रायल बैलेंस मैच है मेरा? हाँ बस। सर आपको क्वेश्चन में इस तरीके का एक अदर ट्रायल बैलेंस दिया गया, सही, और आपको बोल दिया गया कि जाओ भाई ज़रा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करके आओ। तो सर कैलकुलेशन तो आपको आती है, वो तो आपने ये प्लस माइनस वाला फॉर्मूला सीखा हुआ है कि एक नंबर प्लस करना है, एक नंबर क्या कहते हैं माइनस करना है, करते कराते हम इस रिजल्ट पे पहुंच जाएंगे। ठीक है। सर अकाउंटिंग की दुनिया में ये काम कैसे हो रहा है, वो एंट्रीज हम दोबारा से देख लेते हैं। मुझे ये बताओ, कॉस्ट ऑफ सेल्स तो मेरा एक लेजर, वो ट्रायल बैलेंस वो है क्या कहते हैं एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस का एक लेजर होना चाहिए मेरे पास।
COGS एक लेजर होगा मेरे पास, ये लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। तो अब मैं करूंगा क्या, मैं सबसे पहले देखता हूं अपने फॉर्मूले को। तो फॉर्मूले में मुझे नजर आता है कि भाई ओपनिंग इन्वेंट्री मेरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कैलकुलेट करने के लिए ऐड की जाती है। सही। तो मुझे क्या मैं ये कंक्लूड कर सकता हूं, क्या मैं ये कंक्लूड कर सकता हूं कि मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डेबिट करना है, बढ़ाने उसको बैलेंस को इंक्रीज करने के लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डेबिट करना है। कितने से? 500 रुपये से। क्रेडिट क्या करूंगा सर? इन्वेंट्री ओपनिंग जो इन्वेंट्री मेरे पास पड़ी हुई थी वो बेचने के लिए मैंने रखी है ना, तो वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अकाउंट में मैंने ट्रांसफर कर दी। तो मेरी पहली एंट्री पास होती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट कितने से? जो भी मेरे पास इन्वेंट्री का बैलेंस है 500 रुपये। लेजर के पास गया, मैंने बोला भाई 500 रुपये से मेरा बैलेंस बढ़ गया है, किसकी वजह से? इन्वेंट्री की वजह से। पहली एंट्री में कोई मसला हमें? पहली एंट्री में हम साथ हैं? आयरा, अरीशा, बताएं भाई। अच्छा जी। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा सर? नेक्स्ट स्टेप में आपने देखा कि एक अदर ट्रायल बैलेंस में लेजर आ रहा है आपके पास परचेजेस का। सर परचेजेस की वजह से भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऐड बढ़ती है मेरी, इंक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि सर जो आइटम मैं परचेज करके लाया हूँ सारा का सारा बेचने के लिए लाया हूँ, बेचने का खर्चा मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहलाता है। तो दैट मीन्स मेरी एक और एंट्री पास होती है, एंट्री नंबर 2। मुझे बढ़ाने के लिए फिर से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डेबिट कर देना चाहिए। सही। और क्रेडिट कर दूँ उस मरतबा परचेजेस के लेजर को। सर आप कहानी समझे? कहानी किस तरीके से चली कि मैं साल भर जितनी भी परचेजेस करी उनको मैं परचेज के लेजर में जमा करता गया, परचेज के लेजर में जमा करता गया, करता गया। बिकती भी नहीं वो, बिकती रही, अलग हिसाब किताब चलता रहा उनका। अब जब मेरे पास ईयर एंड आया, अब मैंने बोला भाई हिसाब किताब लगाना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी है? तो सर जो खरीद के लाया हूँ वो बेचने के लिए खरीद के लाया हूँ, तो परचेज भी मेरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पार्ट है ना। तो मैंने परचेज जितनी भी करी हुई थी सारी की सारी एक साथ उठा के कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ट्रांसफर कर दी। ठीक हो गया। मैं गया लेजर के पास, मैंने बोला भाई 2000 रुपये से मेरी परचेजेस की वजह से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ गई। ये दूसरी एंट्री पास हुई। फिर मैं आया तीसरी एंट्री की तरफ, मैंने बोला कि भाई इस मरतबा मैंने चेक किया है तो परचेज रिटर्न में भी कुछ चीज़ें पड़ी हैं, मतलब कुछ इन्वेंट्री ऐसी है जो मैंने वापस करी है। सही, कुछ इन्वेंट्री ऐसी है जो मैंने वापस करी है। तो सर वो तो मेरी कॉस्ट नहीं है, वो तो मेरे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का खर्चा नहीं है, तो उसको मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में से बाहर निकाल देना चाहिए ना। क्या मतलब बाहर निकाल देना चाहिए? देखो ये जो परचेजेस का 2000 का नंबर मैंने रखा था, इसी में से या फिर जो ओपनिंग में मेरे पास 500 रुपये पड़ा हुआ है, इन दोनों में से ये टोटल 2500 रुपये की जो इन्वेंट्री है, इसी में से कुछ मैंने वापस करनी होगी ना इन्वेंट्री। क्या ये चीज समझ में आती है कि सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लेजर में टोटल लाके जो 500 और 2000 की इन्वेंट्री जमा कर चुका हूं, इसी में से कोई इन्वेंट्री बाहर निकालनी है, कोई इन्वेंट्री वापस करनी है, तो मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के ही लेजर में से निकालना है। दैट मीन्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को क्रेडिट करना है मुझे। और डेबिट क्या कर दूंगा मैं डेबिट कर दूंगा परचेज रिटर्न। कितने से करा भाई मैंने? 200 रुपये से, 200 रुपये से। तो मैं गया इस लेजर के पास, मैंने बोला कि भाई रिटर्न्स की वजह से 200 रुपये मेरे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्रेडिट हो गए। मुझे बताओ क्या ये 3 एंट्री समझ में आती हैं? हाँ बेटा आयरा, बिल्कुल ऐसा ही है। ये मैं अभी पूरी साइकिल समझा रहा हूँ, क्वेश्चन में किस तरीके से करना है वो बताता हूँ मैं 1 मिनट में। मुझे बताओ जो 3 एंट्रीज हमने पास करी और लेजर में जो हमने हिसाब किताब लिखा वो समझ में आता है? अच्छा, फॉर एग्जाम्पल हम अज्यूम कर लेते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री के भी बैलेंस ले आते हैं अपनी तरफ से। यहीं पे लिख लेता हूँ कि भाई एक बंदे ने कैलकुलेट करा और उसको पता चला कि क्लोजिंग इन्वेंट्री में लेट से 300 रुपये की इन्वेंट्री पड़ी हुई है। ठीक है। अच्छा जी, तो सर ये 2500 की इन्वेंट्री ख़रीद के लाया था, इसमें से 200 रुपये की इन्वेंट्री मैंने बेच दी, तो अब मेरे सॉरी बेच नहीं दी, रिटर्न कर दी, तो अब मेरे पास टोटल मिला के 2300 रुपये की इन्वेंट्री पड़ी हुई है। सही। ये वो अवेलेबल इन्वेंट्री है जिसको मुझे बेचना है, ये वो इन्वेंट्री है जिसको जो मेरे पास स्टॉक में मौजूद है जो मुझे बेचना है इन टोटल। ठीक है। जब मैंने ईयर एंड पे जाके कैलकुलेट किया, 300 की जगह में काम करते हैं, चलो 400 कर लेते हैं इसको। ईयर एंड पे जाके मैंने कैलकुलेट किया तो मुझे पता चला कि भाई 400 की इन्वेंट्री तो आज तक पड़ी हुई है, अभी भी मेरे पास मौजूद है, ये तो मैंने सेल नहीं करी। तो क्या वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लेजर में होनी चाहिए, वो इन्वेंट्री जो मैंने नहीं बेची? क्या वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लेजर में होनी चाहिए? है होनी चाहिए? नहीं ना बेटा,
देखिए मैंने क्या किया, जितनी इन्वेंट्री करी, परचेज करी, जितनी इन्वेंट्री खरीदी सारी की सारी परचेज के लेजर में रखी और आखिर में परचेज के लेजर से उठा के कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में रख दिया। सिमिलरली जो पिछले साल की ओपनिंग इन्वेंट्री पड़ी थी उसको भी इन्वेंट्री के लेजर से निकाल के कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में रख दिया और जो रिटर्न में मैंने कुछ करी थी उनको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड से बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो अब मेरे पास 2300 की इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के लेजर में पड़ी हुई है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का मतलब वो खर्चा जो इन्वेंट्री बेचने पे हुआ। सर जब मैंने क्लोजिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट करी तो मुझे 400 रुपए नजर आए। क्या ये 400 रुपए की इन्वेंट्री मैंने बेची है? क्या ये 400 रुपए की इन्वेंट्री मैंने बेची है? नहीं बेची ना। दैट मींस ये 25 और ये 200 माइनस करने कराने के बाद ये जो 2300 है इसके अंदर ये 400 की इन्वेंट्री भी शामिल पड़ी हुई है ना। क्यों? क्योंकि सर मैं तो तमाम इन्वेंट्री बैलेंसेस यहां पे लाके जमा कर चुका हूं। तो क्या इस 400 को इस 2300 के अंदर शामिल होना चाहिए? तो मुझे बताओ, एक एंट्री मुझे पास और करनी चाहिए, एंट्री नंबर 4। मैं बोलूँगा कि भाई इन्वेंट्री को डेबिट करो और इन्वेंट्री को डेबिट करो और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्रेडिट कर दो। कितने से? कहाँ चला गया? 400 रुपये से, सॉरी सर। ये है एक टिपिकल कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। मैंने बोला भाई कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मेरी क्रेडिट हुई है कितने से? 400 रुपये से। किसकी वजह से? फिर से इन्वेंट्री की वजह से। सही। तो अब अगर मैं पूछूं कि भाई मेरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो पीएनएल में ट्रांसफर होनी चाहिए उसकी एंट्री अमाउंट कितनी बनेगी, तो 2500 में से 600 माइनस करे तो 1900 रुपये मेरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में चले जाएंगे। ठीक है, अगर चाहो तो फॉर्मूला जो हमने सीखा है, फॉर्मूला बोल रहा हूँ सॉरी, जो क्या कहते हैं पैटर्न हमने मेथड जो सीखा है कैलकुलेट करने का, उसके थ्रू अगर मैं देखना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा? मैं बोलूँगा कि भाई ओपनिंग इन्वेंट्री सवाल के हिसाब से हमारे पास कितनी थी? 500 रुपये की थी। परचेजेस हमने 2000 की करी थी, 300 रुपये हमने बेचे थे, ओ सॉरी रिटर्न किए थे यानी, और 400 रुपये हमारे पास क्लोजिंग में पड़े हुए हैं। तो अभी भी मेरे पास 1900 रुपये आ रहा है। सर ये एक टिपिकल सोल्यूशन है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को हैंडल करने का। मुझे बताओ इस सिनेरियो में कोई सवाल, कोई चीज़ जो पूछनी हो? नहीं, टीवी में कॉस्ट आ रहा हूँ मैं तमीम, उस चीज़ पे आ रहा हूँ मैं। ठीक है, एक मिनट रुको बस। ये जितनी कहानी अभी सामने रखी है इसमें कोई सवाल? बेहतरीन। सर अब आप लोगों को याद होगा जब हम लोगों ने चैप्टर नंबर कौन सा था, 1 या 2 या 3, जो बेसिक्स जब हम पढ़ लेते, पहला जो क्वेश्चन। हाँ हाँ आयरा, मैं सब चीज़ों पे आ रहा हूँ, आप टेंशन ना लो, हर चीज़ समझा रहा हूँ, एक मिनट दो मुझे। सर जो हम लोगों ने बिल्कुल कहानी शुरू जब करी थी अपनी बेसिक्स इन्वेंट्री अकाउंटिंग हमने जब सीखी थी, तो हमने सीखा था कि सर हम क्या करते हैं अपने तमाम इनकम्स, अच्छा कि हम क्या करते हैं कि अपनी तमाम इनकम्स और एक्सपेंसेस जितने भी हमने साल भर में बनाए उन सबको हम ट्रांसफ़र करते हैं पीएनएल में। सर पीएनएल से हमारे पास आता है प्रॉफिट और प्रॉफिट हमारा चला जाता है कैपिटल के लेजर में। क्या ये कहानी याद है? ये कहानी सबको याद है कि सर मेरी जितनी भी इनकम्स हैं, जितने भी एक्सपेंसेस हैं, उन सबको मैं ट्रांसफ़र करता हूँ पीएनएल में, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। तभी देखो जब भी मैं एक्सपेंस का लेजर बनाता हूँ या इनकम का लेजर बनाता हूँ, एंड में देखो पीएनएल लिखा हुआ आता है हमेशा, या एसओसीआई लिखा हुआ आता है हमेशा। इसका मतलब क्या है कि सर जितना भी एक्सपेंस है वो उठा के भेज दिया मैंने पीएनएल के लेजर में। पीएनएल से मैं कैलकुलेट करता हूँ एक अदद प्रॉफिट या लॉस, जो भी सिनेरियो हो, और जो भी प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट होता है उसको फाइनली मैं ट्रांसफ़र कर देता हूँ कैपिटल के लेजर में। तो याद होगा हमने सीखा था, मैं याद, चलो एक काम करता हूँ उस चैप्टर पे लेके भी चल लेता हूँ। बेसिक्स का हमने कहीं पे देखा था ना, ये रहा, नहीं ये तो बीआरएस खोल लिया। बेसिक्स, यार बेसिक्स बेसिक्स, अच्छा वो बीओपी में ही हमने रिवाइज किया था ना सारा। ये इतने सारे सवाल मैंने सॉल्व कराए थे, इतने बड़े बड़े मेहनत कराई थी। सही है भाई। ये रहा कि सर देखो इस सवाल में भी वही कहानी करी थी हमने
कि एक सवाल आपके पास आया था जिसमें आपने एक ट्रायल बैलेंस बनाया था, ट्रायल बैलेंस से आपने एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार करे थे, ओपनिंग फलाना 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 कर करा के आपने एक ट्रायल बैलेंस शीट वगैरह बना ली थी। फिर उसके बाद आपने क्लोजिंग एंट्रीज पास करी थी, इनकम्स एंड एक्सपेंसेस आर ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर सेल्स को हमने पीएनएल में ट्रांसफ़र किया, एक्सपेंसेस जितने भी थे सारे क्रेडिट करके पीएनएल को डेबिट करते चले गए। सही। फाइनली आपने एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया और 1311 रुपये आए आपके पास प्रॉफिट, और आपने ये प्रॉफिट अकाउंट जो है ट्रांसफर कर दिया कैपिटल के लेजर में। ये कहानी याद है ना हमें। इसके बाद हमने सीखा था कि सर जब मैं ट्रायल बैलेंस बनाऊंगा आफ्टर माय क्लोजिंग एडजस्टमेंट्स, आफ्टर माय क्लोजिंग एंट्री, मतलब प्रॉफिट लॉस वगैरह सब कैलकुलेट कर लिया, तो सर मेरे ट्रायल बैलेंस में सिर्फ और सिर्फ एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल आ रहा होगा। देयर विल बी नो इनकम्स, देयर विल बी नो एक्सपेंस। क्यों? क्योंकि जितने भी इनकम्स हैं, जितने भी एक्सपेंसेस हैं, वो सारे की सारी प्रॉफिट की शक्ल में कहां पहुंच चुके हैं? कैपिटल के लेजर में पहुंच चुके हैं। क्या ये कहानी याद है आपको? तो अब मुझे ये बताओ, कहाँ गया जनवरी वाला ना, ये रहा। हाँ सर, हम जब हमारी अकाउंटिंग कैसे चलती है कि जब ये ट्रायल बैलेंस मेरे पास आ गया, मैंने एक कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अभी फॉर एग्जांपल कैलकुलेट करी है, इसी तरीके से अब यहाँ पे सेल्स नहीं है, बगैर सेल्स के मैंने, चलो एक काम करते हैं, मैंने बगैर सेल्स के माशाल्लाह से अपना कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड रिकॉर्ड कर ली। बहुत बड़ी गलती है ये। एक काम करते हैं, हम थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स कर लेते हैं। मैं इसको कैपिटल कर देता हूँ और इस कैपिटल को, अरे कैपिटल नहीं, सेल्स कर देता हूँ। कितने का कर देता हूँ इसको, लेट से 2200 का, और कैपिटल में कर देता हूँ 100 रुपये का। ठीक है, अब थोड़ा सा है सवाल का हिसाब किताब सही है। तो सर इसकी वजह से क्या होगा, अब मैंने जब जो भी मैं ये सारी एडजस्टमेंट करने के बाद प्रॉफिट वगैरह कैलकुलेट करूंगा, सारा कैपिटल में ट्रांसफ़र करूंगा, और जब मैं नया ट्रायल बैलेंस बनाऊंगा तो उसके अंदर मुझे ये परचेज रिटर्न और ये सेल्स का लेजर लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा होगा। मेरे सामने ट्रायल बैलेंस में सिर्फ एक इन्वेंट्री होगी और कैपिटल होगा, दैट्स इट। इन्वेंट्री कौन सी लिखी हुई आएगी आफ्टर क्लोजिंग? क्लोजिंग इन्वेंट्री लिखी हुई आएगी, और कैपिटल भी मेरे पास कौन सा? क्लोजिंग वाला लिखा हुआ आएगा। क्या ये कहानी समझ में आती है सारी? है भाई? इस सारी कहानी में कोई मसला, कोई सवाल? अब सर अगली कहानी के सर हमने सवालों में क्या करना है कि अगर हमारे पास अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से एडजस्टेड बनाने को आ जाए, सर आपने ये काम करना है जो अभी मैंने किया। सही। आपने तमाम जितनी भी एडजस्टमेंट्स आपको क्वेश्चन ने दी हुई है वो तो सारी की सारी पास करनी है। सही है, जितनी भी सवाल ने बताई वो सारी की सारी कहानी लिखनी है, एंट्रीज जो हमने सीखी हैं वो पास करनी है। इन्वेंट्री के लिए ना आपने सिंपली क्या करना है, जो भी ओपनिंग इन्वेंट्री है वो क्रेडिट करो, और जो नई इन्वेंट्री है यानी क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो डेबिट करो। मतलब सिर्फ ये दो एंट्रीज पास करके रुक जाना है आपने। ठीक है, आपने प्रॉपर टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट नहीं करनी, आपने सिंपली इन्वेंट्री के बैलेंस में ओपनिंग इन्वेंट्री खत्म करके क्लोजिंग इन्वेंट्री लेके आनी है, दैट्स इट। मुझे बताओ क्या इस कहानी में कोई मसला, कोई सवाल? हाँ भाई, जी बेटा अरीशा। ओपनिंग इन्वेंट्री, जी बिल्कुल, ये ओपनिंग इन्वेंट्री क्रेडिट होगी जिससे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ जाएगी। देखें ये रही ना, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, लिख देता हूँ, ये जो इन्वेंट्री है मेरे पास, ये कौन सी वाली है? ये है ओपनिंग वाली। तो सर मैंने ओपनिंग वाली इन्वेंट्री को क्रेडिट किया, फिर जब क्लोजिंग इन्वेंट्री मेरे पास आई तो उसको मैंने डेबिट कर दिया। ठीक है, हर जगह बेटा, हर जगह ये कहानियाँ, ये अकाउंटिंग हर जगह हो रही होती है, जो भी क्वेश्चन हो आपके पास इसी तरीके से अकाउंटिंग चल रही होती है। सही है। अच्छा जी सर, यहाँ मैंने एक पेज रखा हुआ है, यहाँ पे ना मैं जो अभी हमारा क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन मैं यहीं पे पेस्ट कर दूंगा और पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से चाहो तो देख भी लेना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है, और ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। सही, अब यानी हम बड़े हो गए हैं, थोड़ा हमने सीख लिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को सॉल्व करना, तो अब थोड़े से बड़े क्वेश्चन हमारे सामने। सही। अच्छा, चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट है, हमने पार्टनरशिप के अलावा पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट है। सही है। नहीं नहीं, क्वेश्चन आपने करने बेटा, मैं कर चुका जितने क्वेश्चन मैंने सॉल्व करने थे, अब मैं नहीं सॉल्व कराता। हाँ, मुझसे मेहनत की एक्सपेक्टेशन नहीं करो, मैंने बहुत मेहनत कर ली भाई। हाँ भाई, मैं सिर्फ क्वेश्चन समझाऊंगा, सॉल्व आपने करना है।
देखो क्वेश्चन देखो, फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ सोफिया ट्रेडर्स फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2018। ठीक है, आपको इक्विपमेंट दिया हुआ है, कॉस्ट इक्विपमेंट की दी हुई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, व्हीकल दिए हुए कॉस्ट व्हीकल की दी हुई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है, दो एसेट्स हैं, उनकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। इन्वेंट्री 1 जुलाई 2017 यानी ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्रोविजन। अच्छा, प्रीपेड इंश्योरेंस के आगे अगर देखो तो आपके सामने लिखा हुआ है 1 जुलाई 2017। हमने अकाउंटिंग अपनी कब करनी है? 30 जून 2018। हमें प्रीपेड इंश्योरेंस दिया हुआ है 1 जुलाई 2017, मतलब प्रीपेड इंश्योरेंस का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। मैं आगे नहीं बढ़ रहा, मैं कोई आगे की इंफॉर्मेशन नहीं पढ़ रहा। मुझे बताओ क्या यहाँ पे कोई एडजस्टिंग एंट्री है? क्या यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट पास होनी है? हाँ भाई, मेरे पास अकाउंटिंग का टाइम पीरियड दिया हुआ है 30 जून 2018 का। ठीक है, और मुझे सवाल ने लिख के दिया है प्रीपेड इंश्योरेंस में 1 जुलाई 2017 का बैलेंस है 140 रुपये। तो क्या यहाँ पे कोई अकाउंटिंग एंट्री पास होनी है? क्या एंट्री पास होनी है आयरा? बहुत अच्छे सर, कि सर प्रीपेड इंश्योरेंस जो ओपनिंग में पड़ा है वो ड्यूरिंग द ईयर एक्सपेंस में कन्वर्ट हो जाना चाहिए ना। तो मुझे इस 140 के प्रीपेड को ख़त्म करके इसकी जगह एक्सपेंस रिकॉर्ड करना चाहिए। तो यहाँ पे आपको एक एंट्री ऐसी बैठे बैठे मिल गई कि मैं एक्सपेंस डेबिट करूँगा और प्रीपेड क्रेडिट करूँगा। क्या ये चीज़ समझ में आती है? अच्छा जी, अच्छा ये अभी की इन्फॉर्मेशन है, हो सकता है आगे कुछ और इन्फॉर्मेशन हो, अभी तक के हिसाब किताब हमारा ये बोल रहा है। फिर एडवांस दिया हुआ है बैंक, अच्छा एडवांस डेबिट साइड पे लिखा हुआ है तो ये एसेट होगा मेरे लिए। बैंक डिपॉजिट इन्वेस्टेड ऑन 1 फरवरी 2017 एट 7%। ठीक है, कैश एंड बैंक कैपिटल ड्राइंग ट्रेड पेबल अक्रूवल सेल परचेज रिटर्न्स। अच्छा रिटर्न्स, सर रिटर्न्स ये नहीं बताया हुआ कि डेबिट परचेज रिटर्न है या सेल रिटर्न है, लेकिन यहाँ पे कुछ डेबिट में भी लिखा हुआ है और क्रेडिट में भी लिखा हुआ है। तो सर इसका मतलब परचेज रिटर्न भी यहाँ पे ही है, इसी लेजर में लिखी हुई और सेल रिटर्न भी लिखी हुई है, दोनों की एक साथ बता दी। सर अब परचेज रिटर्न का बैलेंस होता है क्रेडिट नेचर का, दैट मीन्स ये जो 750 रुपये है ये परचेज की रिटर्न है, और सर ये जो 950 रुपये है ये सेल्स की रिटर्न है। क्या ये चीज़ समझ में आती है? क्या ये चीज़ समझ में आती है? ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा सैलरी एंड यूटिलिटीज रेंट डिस्काउंट अदर एक्सपेंस इंश्योरेंस बेड डेट इंटरेस्ट इनकम ऑन बैंक डिपॉजिट। अच्छा जी, सर यहाँ पे ज़रा ध्यान दो। मुझे सवाल ने पीछे कहीं पे जाके बताया था कि हमने बैंक डिपॉजिट में पैसे इन्वेस्ट किए हुए और इन्वेस्ट किए थे 1 फरवरी 2017 को, कितने पे? 7% पे। कितने पैसे डिपॉजिट किए थे? 1400 रुपये। सर बेसिक इंटरेस्ट की कैलकुलेशन आप सबको आती है कि मेरे पास इंटरेस्ट आना चाहिए 1400 मल्टीप्लाई बाय 7%, क्या रिजल्ट आता है? 98 रुपीज़। सही, ड्यूरिंग द ईयर 98 रुपीज़ का मेरे पास इंटरेस्ट की इनकम आनी चाहिए। ठीक है, नीचे आके देखा तो उसने लिख के दिया इंटरेस्ट इनकम ऑन बैंक डिपॉजिट सिर्फ और सिर्फ 82 रुपीज़ का लिखा हुआ है। तो मुझे बताओ क्या यहाँ पे कुछ गलती है या कुछ कमी है? है भाई, कमी है, शाबाश। किस चीज़ की कमी है? बैंक चार्जेस की। बैंक चार्जेस कहाँ से आ गया हफ्साबाजी? याद कीजिए अक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट्स वाला चैप्टर, हमने क्या सीखा था उस चैप्टर में? पैसा रिसीव करो इनकम रिकॉर्ड करो, पैसा रिसीव करो इनकम रिकॉर्ड करो, पैसा रिसीव करो इनकम रिकॉर्ड करो। तो सर इनकम इन्होंने सिर्फ 82 की रिकॉर्ड करी हुई है, रिकॉर्ड करनी चाहिए थी 98 रुपीज़ की। इस दोनों के दरमियान डिफरेंस बन रहा है आई बिलीव 16 रुपये का। तो सर क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि 16 रुपये की इनकम मुझे अभी तक रिसीव नहीं हुई, तभी तो यहाँ पे रिकॉर्ड नजर नहीं आ रही? क्या ये चीज़ समझ में आती है? अच्छा, अब तमीम का एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल कि सर ये तो बोल रहे भाई 1 फरवरी 2017 से, हम अकाउंटिंग कर रहे हैं बैठ के 30 जून 2018 में। सही, अगर मैं चेक करूं तो 1 फरवरी 2017 से लेके 30 जून 2018 तक बनेंगे 1 साल और 5 महीने। सही, 12 5 टोटल मिला के 17 महीने, है ना? तो सर ये तो हमने एक ही साल की इनकम कैलकुलेट करी है। तो सर तमीम तमीम और बाकी सब भी याद रखिए कि सर अगर 1 फरवरी को भी इन्वेस्ट किया है तो बीच में एक ईयर एंड मेरे पास आया होगा 30 जून 2017, है ना? एक मेरे पास ईयर एंड आया होगा 30 जून 2017। तो सर 1 फरवरी से लेके 30 जून 2017 तक की जितनी भी इनकम है वो सारी की सारी तो यहीं कैलकुलेट हो गई होगी ना?
क्या ये चीज़ समझ में आती है? सर याद कीजिए, हम जब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाते हैं, कल हमने सीखा था परफॉर्मेंस फॉर अ पीरियड। एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, एक एंडिंग पॉइंट होगा। वो स्टार्टिंग पॉइंट कब से शुरू होगा सर? 1 जनवरी, अगर 30 जून को अगर मेरा एंड हो रहा है, 30 जून 2018 को अगर एंड हो रहा है, तो 1 जुलाई 2017 से शुरू हुआ होगा। तो उससे पहले की जो इनकम है वो पिछले साल में चली गई होगी। ठीक है, तो मुझे एक ही साल की इनकम कैलकुलेट करनी है, और इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है 16 रुपए का, वो बेसिकली क्या है? वो बेसिकली मेरा रिसीवेबल है। क्या ये एडजस्टमेंट समझ में आती है? सर एक यहाँ, अच्छा यहाँ पे आके हमारा ट्रायल बैलेंस कंप्लीट हुआ है। मैंने सिर्फ ट्रायल बैलेंस रीड किया और हमारे पास 2 एडजस्टमेंट्स उसमें से निकल के आ चुकी हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कीजिए। अक्सर लोग क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस को ऐसी आंखें बंद करके देख के चले जाते हैं। सर पूरा प्रॉपर रीड करना है, एक एक चीज़ पढ़नी है आपने। सही। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एडवांस है, डेबिट साइड पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अगर ये क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ नज़र आ रहा होता, लेट से 384 यहाँ लिखा होता, सर जब तक डेबिट साइड पे था तो ये था एडवांस टू सप्लायर, मैंने एडवांस दिया हुआ है। लेकिन अगर ये क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ था तो मैं इसको बोलता कि ये है भाई एडवांस फ्रॉम कस्टमर। ठीक है, ट्रायल बैलेंस और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के सवाल में आपके बेसिक्स टेस्ट हो रहे होते हैं सारे। सही है। अच्छा जी, फिर आगे अगर हम बढ़ें, हमने सारी कहानी पढ़ ली। 2 एडजस्टिंग एंट्रीज हम यहाँ सीख के आ चुके हैं कि 140 रुपये का एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है हमने। अच्छा, मैं पास नहीं कर रहा, मैं सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, सॉल्व आप नहीं करना है पूरा। ठीक है। और दूसरी एंट्री हम सीख के आ चुके हैं कि सर यहाँ पे 82 रुपीज़ की इनकम डेबिट हुई हुई है, हालांकि 98 की होनी चाहिए, सॉरी क्रेडिट हुई हुई है, हालांकि 98 की होनी चाहिए। तो बाकी की इनकम आपने मजीद रिकॉर्ड करनी है और एक रिसीवेबल या अक्रूड रिकॉर्ड करना है। ठीक है। अब अगली इंफॉर्मेशन क्या बोल रहा है कि भाई कॉस्ट ऑफ फिजिकल इन्वेंट्री, क्लोजिंग फिजिकल इन्वेंट्री वॉज 7.4 मिलियन। अच्छा, दूसरी चीज़ ये भी ध्यान में दीजिएगा, सर यहाँ पे रुपीज़ इन थाउजेंड में गिवन है, तो मैं सिंपल ये कह सकता हूँ कि सर हर जगह ना मुझे 3 जीरो कटा के काम करना है। सही है। तो 7,400 की मेरे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री इंक्लूडेड गुड्स कॉस्टिंग 240,000, इसमें से 3 जीरो कटाओ, which were damaged in the warehouse. These goods can be sold for rupees 250 after incurring a cost of 16. सर बताओ क्या याद आ रहा है भाई? क्या याद आ रहा है? पहली इंफॉर्मेशन एनआरवी, बहुत अच्छे। एनआरवी लॉस याद आ रहा है कि सर हमारे पास क्लोजिंग में इन्वेंट्री पड़ी हुई है 7,400 की, लेकिन उसमें से 240 रुपए की इन्वेंट्री डैमेज है। मतलब बाकी की जितनी भी है वो सही होगी, उसमें कोई मसला नहीं होगा। सर ये 240 की इन्वेंट्री हम बेच सकते हैं 250 में, लेकिन कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी 1,600 रुपये की। तो मुझे बताओ, क्या यहाँ पे एनआरवी लॉस की कैलकुलेशन दो टुकड़ों में कर सकते हो? एक आप बोलोगे कि भाई गुड यूनिट्स, और एक बोलोगे आप डैमेज यूनिट्स। सर डैमेज यूनिट्स की एनआरवी निकालोगे, डमगी पता नहीं क्या लिख दिया है। सर डैमेज यूनिट्स की एनआरवी अलग से निकालोगे और गुड यूनिट्स में ऐड करके टोटल क्लोजिंग इन्वेंट्री आएगी। ये आपके आएगी पहली एडजस्टमेंट। ठीक है। फिर रेंट इंक्लूड्स का मतलब मैं जाके देखूं रेंट का लेजर कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, अबे कहाँ चला गया? ये रहा। सर रेंट आ रहा है मेरे पास 1,000 रुपये का। ठीक है। 234 लोअर है, 6 रुपीज़ का लॉस आपने रिकॉर्ड करना है। बेहतरीन। तो सर 6 रुपीज़ का अगर आपने लॉस रिकॉर्ड करना है तो मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ कि सर आपने इन्वेंट्री की जो वैल्यू है ना वो रिकॉर्ड करनी है 7,400 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 7,394। ऐसा सही है ना? इन्वेंट्री यानी क्लोजिंग इन्वेंट्री की जो एक्चुअल वैल्यू है वो 7,394 है आपकी। सही है। अच्छा, फिर बोल रहा है कि भाई रेंट जो है इसके अंदर शामिल है पेमेंट्स ऑफ एनुअल रेंट ऑफ ₹240,000 एक्सपायरिंग ऑन 30 नवंबर 2018 फॉर ओनर्स रेजिडेंस। सर इसके अंदर कहाँ गया? इस 1,000 रुपये के अंदर पेमेंट मौजूद है 240 रुपये की। इस 1,000 रुपये में पेमेंट मौजूद है 240 रुपये की रेंट की, जो किसके लिए है? ओनर्स के रेजिडेंस के लिए। तो सर उर्दू ज़बान में क्या मैं कह सकता हूँ कि ये मेरे लिए ड्राइंग्स है ना? तो ड्राइंग्स मेरे एक्सपेंस के तौर पे नहीं आनी है, यहाँ से बाहर निकाल लूँगा। मुझे बताओ, क्या मैं इसको टाइम प्रोरेट करके बाहर निकालूंगा कि भाई ये लेट से अगर 30 नवंबर 2018 तक है तो 5 महीने का प्रीपेड और बाकी का ड्राइंग्स में निकाल दूंगा? ऐसे करना है?
बहुत अच्छे। नहीं सर, ड्राइंग्स ड्राइंग्स हैं, भले वो अगले 50 साल के लिए हमने दी हो, भले अगले दिन के लिए दी हो, ड्राइंग्स पूरी की पूरी बाहर आती है, कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर नहीं जा रही होगी। बेहतरीन। फिर प्रीपेड इंश्योरेंस सर याद कीजिए, ऊपर आया था हमारे पास कहीं पे प्रीपेड इंश्योरेंस, ये रहा 140 रुपये का। ठीक है, हाँ पूरी ड्राइंग्स निकालनी है, वो है कितने की, 240 रुपये टोटल ड्राइंग्स है ना मेरे लिए। ये पूरा रेंट मैंने ओनर के रेजिडेंस के लिए दिया हुआ है। ठीक है, तो पूरा का पूरा ड्राइंग्स बन जाएगा। अच्छा, प्रीपेड इंश्योरेंस रिप्रेजेंट्स प्रीमियम विच एक्सपायर्ड ऑन 31 जनवरी, वाइल इंश्योरेंस रिप्रेजेंट एनुअल प्रीमियम विच इज एक्सपायरिंग ऑन 31 जनवरी 2019। हाँ भाई, क्या बोल रहा है यहाँ पे कि भाई ये जो 31 कहेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस हमारे पास मौजूद है 140 रुपये का, ये खत्म हो गया। अच्छा, दिया गया था ये 1 जुलाई 2017 का बैलेंस ना, ये हमारा खत्म हो गया कौन सी तारीख को, 31 जनवरी 2018 को। ड्यूरिंग द ईयर इसने अपना टाइम पीरियड मुकम्मल कर लिया। और इंश्योरेंस का जो एक्सपेंस हमें दिया हुआ है 300 रुपये का, इसके अंदर जो प्रीमियम मौजूद है ये एक्सपायर होगा अगले साल 31 जनवरी 2019 में। तो मुझे बताइए, पहले पुराना वाला प्रीपेड यहाँ ला के ख़त्म करूँ, कौन सा वाला, ये 140 वाला अपने पास ख़त्म करूं, यानी प्रीपेड डेबिट सॉरी क्रेडिट करूं और एक्सपेंस डेबिट कर दूं। फिर जो नया प्रीपेड मुझे क्रिएट करना है इस 300 रुपये में, उसके अगेंस्ट मुझे एक नया प्रीपेड डेबिट और एक्सपेंस क्रेडिट करना होगा। क्या ये एंट्री समझ में आती है? सही है, पुराना प्रीपेड खत्म करना है, नया प्रीपेड क्रिएट करना है। सही हो गया। कैसे करना है वो मैं आप लोगों पे छोड़ रहा हूँ। फिर उसके बाद ऑन 29 जून 2018 डिसऑनर्ड चेक ऑफ 25,000 वॉज रिटर्न बाय अ बैंक, नो एंट्री हैज बीन मेड, दिस चेक वॉज रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर आफ्टर नेट ऑफ सेटलमेंट डिस्काउंट 5%। सर एक एंट्री है जो नहीं पास करी, एरर ऑफ ओमिशन, आप लोग सीख के आए हैं अच्छे से, तो ये एंट्री एक बला मेहरबानी पास कर लीजिएगा। ठीक है। फिर एस टी मेंटेन्स अ प्रोविजन ऑफ 4% अगेंस्ट ट्रेड रिसीवेबल। सर क्या हमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट रिकॉर्ड करना आता है? कैलकुलेशन आती है ना हमें? अच्छा जी, दानिया बाजी आपका मैसेज मुझे याद है, मैं अभी क्लास के बाद आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगा ये प्रोविजन पे जो आपने सवाल पूछा हुआ है। ठीक है। अच्छा, पॉइंट नंबर कौन सा है, ये 6 के एडवांस रिप्रेजेंट्स 40% पेमेंट मेड फॉर परचेज ऑफ व्हीकल। अच्छा, अब यहाँ पे ज़रा ध्यान से सुनना। ठीक है, एडवांस ये रहा हमारा 384। सही है, ये रिप्रेजेंट करता है 40% पेमेंट को, कि एक ओरिजिनल अमाउंट थी उसका 40% मैंने पे किया, तो 384 रुपीज़ पे किए। सही, एक व्हीकल परचेज करने के लिए। रिमेनिंग बैलेंस वुड बी पेड ऑन सितंबर 2018, अगले साल में जारी है कहानी। नो एंट्री वॉज पास्ड व्हेन द व्हीकल वॉज डिलीवर्ड ऑन 1 जून 2018। सर मुझे बताओ, 1 जून 2018 को मुझे एक व्हीकल रिसीव हुआ, मैंने उसकी आधी पेमेंट नहीं करी, क्या एसेट रिकॉर्ड होना चाहिए मेरे पास? क्या व्हीकल नाम का एसेट मेरे पास आना चाहिए? तो सर यहाँ पे एक मिस्टेक क्या हुई हुई है कि सर 1 जून 2018 को जो व्हीकल परचेज की गई है वो रिकॉर्ड नहीं करी, तो वो आप रिकॉर्ड कर लीजिएगा। व्हीकल रिकॉर्ड करेंगे तो हम करेक्शन ऑफ एरर में सीख के आए हैं कि सर डेप्रिसिएशन भी चार्ज करेंगे। बहुत अच्छे तमीम, सही है। मुझे बताओ इस चीज़ में कोई मसला? सही, 40% का आपने एडवांस पे किया था। सही है। और बोल रहा है कि भाई अब जो भी बैलेंस है ना वो सितंबर में पे कर दिया जाएगा, दैट मीन 16%, 60% जो है वो पेबल हो जाएगा। ठीक है, मैं फिर भी आपके लिए इसकी एंट्री क्या बनेगी वो समझा देता हूं आपको बस, कि सर एंट्री नंबर कौन सी होगी, ये 6 होगी। कि सर जो आपने एडवांस दिया हुआ है वो आप ख़त्म करेंगे। कितने का दिया हुआ है? 384 रुपीज़ का एडवांस आपने दिया, वो आपने ख़त्म किया। व्हीकल आपने रिकॉर्ड करना है, और कैसे रिकॉर्ड करना है कि सर ये जो 384 है, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय द 40% ऑफ समथिंग। एक नंबर था जिसका 40% के तौर पे हमने 384 दिया था, तो इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं 40% से और मल्टीप्लाई कर दूं 100% से, तो एक्चुअल अमाउंट पता चल जाएगी कि एक्चुअल में ये इन्वेंट्री सॉरी ये व्हीकल कितने का परचेज किया गया। बताइए क्या रिजल्ट आता है? 960। तो मेरा व्हीकल परचेज किया जा रहा है 960 का, और बाकी जितना भी बैलेंस है वो सारा का सारा व्हीकल पेबिल के तौर पे कितना बनेगा बेटा? क्या बन रहा है बैलेंस? 576। 576 रुपीज़ का पे बिल आ जाएगा। डेप्रिसिएशन आपको कैलकुलेट करनी आती है, वो आप खुद से कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, लास्ट में क्या बोल रहा है भाई, एस टी डेप्रिशिएट्स इक्विपमेंट एंड व्हीकल एट 15 एंड 25% यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। डेप्रिसिएशन का क्या अकाउंटिंग है आपको पता है, सीखी हुई है आपने, इसमें कोई मसला नहीं है। हमें मुझे बताओ, थोड़ा सा लंबा सवाल है लेकिन समझ में आता है। ठीक हो गया, बेहतरीन हो गया।
अच्छा सर, अभी तो हमारे पास एक दो एसेट्स हैं तो उतना मसला नहीं है, लेकिन जब 3-4 एसेट्स होंगे ना तो हम डेप्रिसिएशन में बहुत ज़्यादा जाके फंस जाते हैं। सही है, तो मैं उसके लिए ना एक टेबल बनवाता हूँ डेप्रिसिएशन के लिए। वो टेबल आप भी अपने पास बनाइए खुद से, फिल इन दी ब्लैंक्स के तौर पे मैं दे रहा हूँ। सही है, खुद से बनाइएगा। क्या करेंगे आप कि भाई मेरे पास कुछ एसेट्स मौजूद हैं। सही है, उनकी ओपनिंग कॉस्ट है, उनकी ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, और उनकी ओपनिंग नेट बुक वैल्यू है। फिर उनके ऊपर आएगा रेट, जो भी रेट है अब ये रेट ईयर्स भी हो सकता है, आवर्स भी हो सकते हैं, क्या कहते हैं, यूनिट्स भी हो सकते हैं, और डेप्रिसिएशन वाला रेट भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि सवाल में मेथड कौन सा दिया हुआ है। ठीक है, फिर आप कैलकुलेट करोगे अपना डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अच्छा नहीं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस से पहले एक कॉलम आप और बनाओगे विच विल बी टाइम। सही, कि अगर पूरे साल की है तो 12/12, 3 महीने की तो 3/12, 8 महीने की तो 8/12, जो भी आपका टाइम फैक्टर बन रहा है। फिर उसके बाद आप अपना कॉलम बनाओगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का, और फाइनली क्लोजिंग नेट बुक वैल्यू। अभी जैसे फॉर एग्जांपल इस सवाल की अगर मैं बात करूं, तो आपके पास यहाँ पे 3 एसेट्स की कैलकुलेशन आपने करनी है। सर 3 क्यों, हमें तो 2 ही बताए, मैं बता रहा हूँ 3 कैसे। 1 मिनट दो बस। सही, एक एसेट आपके पास है इक्विपमेंट, एक एसेट आपके पास है व्हीकल, कौन सा वाला, जो ओपनिंग बैलेंस में ट्रायल बैलेंस में गिवन है, और एक व्हीकल कौन सा जो न्यू है। दोनों की अलग अलग कैलकुलेट करनी है। क्यों? क्योंकि जब सर जो साल के शुरू में मौजूद था उसके ऊपर मैं टाइम फैक्टर लगाऊंगा 12/12 का, और जो नया खरीदा गया है वो 1 जून को मेरे ख्याल से खरीदा गया था ना। हाँ, 1 जून को आया मेरे पास, तो इसके ऊपर डेप्रीसिएशन मैं सिर्फ और सिर्फ 1 महीने की कैलकुलेट कर रहा हूँ। ठीक है, रेट्स जितने भी है वो आपको बताएं, मैं 15 और 25% है। तो इक्विपमेंट पे आपने लिखा भाई 15%, यहाँ पे आपने लिखा 25%, यहाँ पे भी आपने लिखा 25%। सही है, ओपनिंग कॉस्ट आपको सवाल ने दी हुई है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन सवाल ने दी हुई है। व्हीकल की अगर मैं बात करूँ तो 960 न्यू वाले की है, ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है ही नहीं, तो ओपनिंग नेट बुक वैल्यू भी 960 बन गई। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैसे कैलकुलेट होगा, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस। तो मुझे बता दो ज़रा 1 मिनट के लिए यहीं पे हाथ के हाथ के डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना बनना है। 20 रुपीज़ का। ठीक है, अच्छा बहुत ध्यान से, सर अभी आपको सवाल ने बोला कि भाई डेप्रिसिएशन जो है वो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे कैलकुलेट हो रही है, तभी आपने दिस 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 कर लिया आराम से। लेकिन अगर आपको सवाल बोलता है कि भाई डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड पे कैलकुलेट हो रही है, तो याद है ना उसमें डेप्रिसिएशन हमारी कॉस्ट के ऊपर कैलकुलेट होती है, तो दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस और दिस हो रहा होता। ठीक है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है बस। तो सर क्लोजिंग नेट बुक वैल्यू आपके पास आ जाएगी कितने रुपए की, 960 माइनस 20 विल बी 940। सही, तो ये ना डेप्रीस एसेट्स के ऊपर एक थोड़ा सा कंट्रोल हो जाएगा। टोटल डेप्रीसिएशन एक्सपेंस भी आपको यहाँ पे पता चल जाएगी, टोटल फिक्स्ड एसेट्स भी आपको यहाँ पे पता चल जाएंगे। सही है भाई। सर मुझे बताओ, ये जो पूरा सवाल हमने डिस्कस किया है, इस पूरे सवाल में कोई भी चीज़ जो पूछनी हो, कोई मसला, कोई सवाल। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। ठीक है, कल की क्लास से पहले पहले ये सॉल्व करके रखिएगा, कल इसको डिस्कस करके फिर अगले सवाल पे चलेंगे। ठीक है, अभी हमने सिर्फ प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं करना जब तक हम लोग पार्टनरशिप स्टार्ट नहीं कर रहे। ठीक है भाई, चलिए सर, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अल्लाह हाफिज़।